हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नॉलेज विद तान्या में। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 कॉन्टेम्प्ररी सेंटर्स ऑफ पावर पढ़ेंगे। ओके, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर जो है, ओके एक सेकेंड, हाँ, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में एक तो ये जो फ्लो चार्ट है, आप पहले इसको देखिए ऑर्गेनाइजेशंस का, और सेकेंड है कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी? यूरोपियन यूनियन, आसियान, ब्रिक्स एंड सार्क। इसके अंदर कंट्रीज में कौन सी है? रशिया, चाइना, इजराइल, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। इन सब के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारे न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है। इसके अंदर जो आज का जो नोट्स है, हम सिर्फ इसके अंदर जो है यूरोपियन यूनियन एंड आसियान के बारे में जो है आज सिर्फ पढ़ेंगे हम, इन दो के बारे में। ओके, आफ्टर द end of the bipolar structure of world politics in the early 1990 became clear that new centers of political and economic power could limit America dominance। देखो, इसका मतलब ये है कि जब हमारा बाइपोलर स्ट्रक्चर जो है उसका एंड हो चुका था, यानी कि यूएसएसआर का एंड हो चुका था, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद ना एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि अब जो भी न्यू सेंटर्स ऑफ पावर आएगा तो क्या होगा, उससे अमेरिका का डोमिनेंस में क्या आ जाएगी? लिमिटेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अमेरिका के डोमिनेंस में लिमिटेशन आ जाएगी। फिर क्या होता है? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप इकोनॉमी। इट वॉज कॉल्ड मार्शल प्लान। अब अमेरिका क्या करता है? अमेरिका जो है हेल्प करता है फॉर रिवाइविंग यूरोप इकोनॉमी। ठीक है, अमेरिका का ना एडवाइज़र था, वो था जॉर्ज मार्शल। कौन था वो कौन थे? सॉरी, वो थे जॉर्ज मार्शल थे, जिनके नाम पर जो है हमारा मार्शल प्लान जो है पड़ा है। ठीक है, ये थे, इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा है? इन्हीं के नाम पर पड़ा है हमारा मार्शल प्लान। ठीक है, इन्होंने बोला कि ना, इन्होंने अपने प्रेसिडेंट को बोला, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे उस वक्त, हैरी ट्रूमैन। आप लोग से बस इतना भी याद रख लो, ट्रूमैन थे। उनको बोला है इन्होंने कि हमें ना हेल्प करनी चाहिए। ट्रूमैन इनको बोला। ये अमेरिका के कौन थे? यूएसए के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, कौन थे ये थे प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट थे ये। तो जॉर्ज मार्शल ने बोला कि हमें ना अमेरिका की ना हेल्प करनी चाहिए फॉर रिवाइविंग देयर इकोनॉमी। तो क्या करता है, जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उनकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। फिर क्या होता है, इसी प्लान के तहत, यानी कि मार्शल प्लान के तहत ही क्या होता है, इसी के अंदर, अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि OEEC का स्टैब्लिशमेंट होता है। कब होता है? 1948 में। ठीक है, वॉज स्टैब्लिश्ड टू चैनल एंड एड टू द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट एंड ऑल्सो टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशू। जो OEEC है वो स्टैब्लिश कब होता है? हमारा 1948 में स्टैब्लिश होता है। इसका स्टैब्लिशमेंट क्यों किया जाता है? टू कॉपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशू। जो भी यूरोपियन यूनियन में जो भी हमारे ट्रेड और जो भी इकोनॉमिक इशू होंगे उस पे जो है कॉपरेशन में इसका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो है काम करेगी, इसमें ट्रेड में एंड इकोनॉमिक इश्यूज में। ठीक है, और ट्रूमैन डॉक्ट्राइन ट्रीटी आती है। ठीक है, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन आता है। ये एक सिद्धांत होता है ट्रूमैन का ही, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि वो अमेरिका के क्या थे? वो प्रेसिडेंट थे। वो 33rd प्रेसिडेंट थे। कौन? हैरी एस ट्रूमैन। वो ये 33rd प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये 33rd क्या थे? प्रेसिडेंट थे। तो उसमें क्या था? ट्रूमैन डॉक्ट्राइन में ये था, एक तो नेटो बना था हमारा, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और क्या बना था? हमारी न्यू सिक्योरिटी की क्या बनी थी? पॉलिसी भी बनी थी। ठीक है, ये दो चीज कब बनती है हमारी? 1949 में जो है हमारी बनती है ये। ठीक है, और 1949 में ही एक और ऑर्गेनाइजेशन बनती है, वो होती है COE, यानी कि काउंसिल ऑफ यूरोप, स्टैब्लिश इन 1949। इसको क्यों स्टैब्लिशमेंट किया जाता है? इसका स्टैब्लिशमेंट होता है फॉर पॉलिटिकल कोऑपरेशन। ठीक है,
हमारी 1949 में एक तो नेटो बना, जो कि ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के जो सिद्धांत था वहाँ से बना, और हमारा न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी बना, ठीक है। और हमारा 1949 में ही काउंसिल ऑफ यूरोप जो एस्टेब्लिश होता है फॉर पॉलिटिकल कोऑपरेशन। अब एक और पॉइंट ये है इसमें, 6 वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड लुक्सेमबर्ग साइन द ट्रीटीज ऑफ रोम इन ऑन 25 मार्च 1957। इन 6 कंट्री के बीच में क्या साइन होती है, हमारी ट्रीटीज ऑफ रोम साइन होती है। कब साइन होती है, हमारी 1957 में। और इसी जो ट्रीटी है, इसी ट्रीटी में क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है फॉर EEC यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है। एंड और एक और एस्टेब्लिशमेंट होता है इसमें EAC यानी कि यूरोपियन एटॉमिक कम्युनिटी। ये जो डेट्स है और ये जो चीज़ें ना, आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। मार्शल प्लान का क्वेश्चन आता ही आता है 2 मार्क्स में, ये आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। अब हम पढ़ेंगे EU के बारे में, यानी कि यूरोपियन यूनियन के बारे में। ये रहा, ऑन 7 फरवरी 1992 द ट्रीटी ऑफ maastricht साइन एस्टेब्लिशिंग द यूरोपियन यूनियन। EU यानी यूरोपियन यूनियन कब बनता है, 7 फरवरी को बनता है। कौन सी ट्रीटी के तहत बनता है, ये भी आपको जो है ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सी ट्रीटी के तहत बनता है, ट्रीटी ऑफ maastricht, ये आपको याद रखना है। और EU तो बन गया, अब इसका एम क्या था, देखो, टू क्रिएट अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। EU के अंदर हमारे कितने मेंबर्स होते हैं, EU के अंदर हमारे टोटल 27 क्या होते हैं, एम यानी मेंबर्स होते हैं, EU के अंदर होते हैं ये मेंबर्स, ठीक है। तो इन सभी मेंबर्स की मतलब 27 इसके अंदर मेंबर्स होते हैं, यानी मेंबर्स कौन हो गई, सारे के सारे कौन हो गए, हमारी कंट्रीज हो गई। कौन हो गई, हमारी हो गई ये कंट्रीज हो गई, ठीक है। जो भी 27 कंट्रीज होगी उनकी कुछ यानी कि सेम यानी इनकी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी होगी। EU का काम होगा टू क्रिएट अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। सेकेंड पॉइंट की क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी एंड कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, ठीक है। और EU के मेंबर्स अब हम देख लेते हैं, द मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। देखो ऑर्डर मेंबर, आप इसमें से 2 या 3 नाम भी याद रख सकते हैं, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन। न्यू मेंबर्स कौन से इसके, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। ये हमने USSR के मेंबर्स से सारे किए, जब USSR टूटा तब जो है ये सब भी अलग हो गए थे। और लिथुआनिया क्या था, वो इज द फर्स्ट कंट्री जिसने जो है इंडिपेंडेंस मांगी थी कि मुझे USSR से जो है अब अलग होना है, मुझे अपनी एक इंडिपेंडेंट जो है एक कंट्री बनानी है, ठीक है। लिथुआनिया के बारे में ये वाला पॉइंट याद रखना, फर्स्ट चैप्टर का है ये, ओके। न्यू मेंबर्स कौन से हमारे, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड एंड ब्रिटेन। और ब्रिटेन का देखो, ब्रिटेन का मैंने एक स्पेशल पॉइंट भी लिखा है, ब्रिटेन यानी UK विच हैड बीन अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ये पहले यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, लेकिन 2020 में ये जो है इसने EU को जो है यूरोपियन यूनियन से जो है इसने एग्जिट मार ली थी। और क्यों मार ली थी ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। अब ये यूरोपियन यूनियन के बारे में, यूरोपियन यूनियन हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। इट हैज स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ मॉरल स्टेट। देखो यूरोपियन यूनियन के पास ना, यूरोपियन यूनियन ना जब स्टैब्लिश किया गया था ना, तो सिर्फ इसका एक ही रीजन था, फॉर इकोनॉमिक। सिर्फ ये एक जो है ना, ये एज अ इकोनॉमिक यूनियन की तरह काम करेगा। पर एज क्या होता है, धीरे धीरे ये जो है इसने अपने आप को पॉलिटिकली भी जो है ये अपने आप को ले आया। जब शुरू होता है तो इकोनॉमिक से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे इसने अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी ये अच्छे से लेके आ गया। और क्या होता है, और इट started to act as a moral state. देखो यूरोपियन यूनियन हैज इट्स फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी। यूरोपियन यूनियन के पास अपने सब चीज़ है, उसके पास फ्लैग भी है, उसके पास अपना एंथम भी है, उसके पास अपनी फाउंडिंग डेट भी है, और उसके बाद अपनी करेंसी, इसकी करेंसी का नाम है यूरो,
इसके पास इसकी क्या है, ये भी है, करेंसी भी है जो है यूरो। पर लेकिन यूरोपियन यूनियन के पास एक ही चीज नहीं है, वो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन। जब इसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोचा तब जो है इसका ये जो है फेल हो गया अटेम्प्ट। यूरो जो है 2003 में आ चुका था। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग अपना रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के फ्लैग, ये आता है बिल्कुल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें लिख भी रही हूँ। और यूरोपियन यूनियन से ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 6 मार्क्स में ज़रूर आता है। ये मैं अभी आपको जो है बता के चल रही हूँ, 6 मार्क्स में आप इसको अपने एग्ज़ाम में देखेंगे। यूरोपियन यूनियन फ्लैग, द सर्कल ऑफ द गोल्ड स्टार स्टैंड फॉर द सॉलिडेरिटी एंड हार्मनी। ये जो स्टार्स के बीच में जो सर्कल है वो क्या दिखा रहा है, उनकी सॉलिडेरिटी और हार्मनी को बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप। इट हैज 12 स्टार, इसके अंदर कितने स्टार है, ये जो है 12 स्टार्स है। एंड द नंबर ऑफ 12, ये जो नंबर ऑफ 12 है वो ट्रेडिशनली सिंबल किसका है, परफेक्शन का एंड कंप्लीटनेस ऑफ यूनिटी का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे यू के बारे में। द यूरोपियन यूनियन हैज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्रिकल इन्फ्लुएंस। ये 6 मार्क्स में है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख के भी दे रही हूँ, 6 मार्क्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक, इसका इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं अभी हम। ओके, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद द जीडीपी ऑफ मोर देन, ये ऑफ आएगा, ये जो पी लिखा हुआ ना इसको आप ओ कर लीजिएगा, ये ऑफ है। ठीक है, ऑफ मोर देन $70 मिलियन ट्रिलियन इन 2016 नेक्स्ट टू दैट ऑफ द यूएसए। क्या होता है, जो इसकी इकोनॉमी है ना वो यूएसए, सबसे ज़्यादा इकोनॉमी किसकी है हमारी, फर्स्ट नंबर पे कौन है हमारा, यूएसए, और सेकंड में कौन है हमारा, ईयू। इसकी इकोनॉमी कब पे है, सेकंड नंबर पे इसकी क्या है, इकोनॉमी है, क्या है इसकी, इकोनॉमी है। ठीक है, और इन करेंसी द यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर। जो यूरो जो करेंसी है ना हमारी, वो क्या करती है, वो डोमिनेंस करती है ऑफ द यूएस डॉलर। क्या होता है ना कि अगर देखो सब कंट्रीज ने यूरो जो है अपने अपने भी कंट्रीज में जो है लागू कर दिए, फिर क्या होगा, डोमिनेंस का जो डॉलर होगा ना, एक जो डॉलर होगा उस पर भी क्या हो जाएगा, उससे भी क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। इस शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द यूएसए, यानी कि इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कैसा है, इसका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी है वो यूएसए से ज़्यादा है। ईयू का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है, वो ज़्यादा है टू द कंपैरिजन ऑफ द यूएसए। ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन है, द यूरोपियन यूनियन हैज़ बिकम मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट विद द यूएसए एंड चाइना। ईयू का ट्रेड डिस्प्यूट किसके साथ है, यूएसए के साथ भी है और चाइना के साथ भी है। ठीक है, और इट ऑल्सो फंक्शन एज इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप आईएमएफ के बारे में भी लिख सकते हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या यूएन यूनाइटेड नेशंस के बारे में, इसके बारे में कि क्योंकि इसके पास ना पैसा बहुत ज़्यादा है, और जिसके मतलब यू के पास ना पैसे बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, तो इसका जो है ना ट्रेडिंग सिस्टम जो है सबके साथ बहुत अच्छा है। जैसे कि यूएसए के साथ भी इसका ट्रेडिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, इसका ट्रेडिंग सिस्टम चाइना के साथ भी बहुत अच्छा है, इसका ट्रेडिंग सिस्टम एशिया, इवन दो अफ्रीका और इन सब के ये जो सब है ना इनके नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी कैसा है, इसका जो है ट्रेडिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास इकॉनमी, इसके पास यानी कि पैसा बहुत ज़्यादा, इसके पास इकॉनमी है, इसके पास क्या है, पैसा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके पास क्या, इकॉनमी बहुत ज़्यादा है। अब हमारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें हम तो ये रहा,
फ्रांस द मेंबर ऑफ EU होल्ड परमानेंट सीट इन द UNSC। यूरोपियन यूनियन का पार्ट है हमारा फ्रांस, और फ्रांस ने परमानेंट सीट ले रखी है किसमें, UNSC में, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है इसका, द यूरोपियन यूनियन इंक्लूड सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। जब भी इलेक्शन होते हैं ना यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में, जब भी UNSC में क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं ना, तो 3 मेंबर जो है इसके होते हैं, 3 मेंबर्स किसके होते हैं, EU के मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, UNSC के अंदर। सोचो इलेक्शन के टाइम पीरियड में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स में आएगा, और आप ये आंसर इस तरीके से लिख भी सकते हैं। थर्ड क्या है हमारा इसका, मिलिट्री इन्फ्लुएंस। द यूरोपियन यूनियन आर्म्ड फोर्सेस आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो यूरोपियन यूनियन की जो आर्म फोर्सेस है वो भी क्या है, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। और ये अपना इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकंड आफ्टर द USA। ये USA के बाद जो है सेकंड नंबर पे अपना डिफेंस में सबसे ज़्यादा पैसा जो है लगाते थे। 1 EU मेंबर स्टेट, यानी कि फ्रांस, जो EU मेंबर यानी कि कौन हो गया, फ्रांस, जो UNSC का भी जो है, UNSC का जो है परमानेंट मेंबर है। ठीक है, उसके पास क्या है, अप्रोक्सीमेटली 335 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। कितने वॉरहेड्स है उसके बाद, अप्रोक्सीमेटली 335 वॉरहेड्स है। ठीक है, और इट ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि USA के बाद ये सेकेंड नंबर पे जो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, फॉर स्पेस और कम्युनिकेशन से टेक्नोलॉजी। अब देखो some facts that limit the ability of the European Union to act in matter of foreign religion and defense। देखो अब चैलेंजेस भी आते हैं, जब हमारे पास इतनी सब चीज़ें हैं तो क्या है, इसके पास चैलेंजेस भी है। और वो क्या चैलेंजेस है आप देखिए। इन मैनी एरियाज इट्स मेंबर स्टेट हैव देयर ऑन फॉरेन पॉलिसी, ऑन फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस पॉलिसी that are often at odds with each other. For example, Germany and France oppose US attack on Iraq। देखो अब क्या होता है, ये वाला ना बहुत ध्यान से समझिएगा टॉपिक। इसमें क्या होता है कि हमारे EU के अंदर कितने मेंबर्स है, 27 जो है कंट्रीज़ है, यानी कि 27 मेंबर्स है। इन सब की डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हमको दे भी रखा है, जर्मनी एंड फ्रांस अपोज US अटैक ऑन इराक। तो क्या होता है, USA ना एक बार अटैक करता है इराक पे, पर जर्मनी और फ्रांस जो है USA का साथ देने से जो है सीधा सीधा मना कर देते कि हमें जो है इराक में जो है हमें अटैक नहीं करना। तो इन्होंने, जर्मनी और फ्रांस ने क्या करा, इन्होंने इसका USA का साथ नहीं दिया इस लड़ाई में। USA और इराक की लड़ाई में इन्होंने USA का साथ नहीं दिया। और इनका क्योंकि 27 जो है कंट्रीज है, 27 मेंबर्स है, तो क्या होता है कि सबके पास अपनी ऑलरेडी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी और XYZ जितनी भी पॉलिसी होती है सबकी अलग अलग है। तो क्या होता है, समथिंग जब सबकी अलग अलग चीज़ें हैं तो कभी कभार कोलैप्स भी होते हैं। ठीक है ना, कभी कभार क्या होता है, कोलैप्स भी होते हैं कभी कभार। तो और ये एक दूसरे से क्या अपोजिट है। ठीक है, जो कुछ पॉलिसी है, जो कुछ जो है जो पॉलिसी है वो एक दूसरे से अलग है। ठीक है, और एक एग्जांपल इसमें ये भी है, डेनमार्क एंड स्वीडन हैव रेजिस्टेड द मास्टर ट्रीटी एंड द अडॉप्शन ऑफ द कॉमन यूरोपियन करेंसी। देखो जो डेनमार्क और जो ये जो होता है ना स्वीडन, इसने क्या करा कि इन्होंने ना तो मास्टर ट्रीटी में साइन करा, इन्होंने मास्टर ट्रीटी में एक तो साइन भी नहीं करा, और इन्होंने बोला कि हम यूरोपियन करेंसी को जो है हम बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे। जो डेनमार्क और जो स्वीडन था ना, इसने क्या बोला कि हम ना तो आपकी मास्टर ट्रीटी जिससे कि हमारा यूरोपियन यूनियन बना है, ना तो हम उसको साइन करेंगे। ठीक है, और ना ही हम जो है हम अडॉप्ट करेंगे यूरो करेंसी, यानी कि यूरोपियन की करेंसी जो यूरो है, हम उसको भी जो है हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना,
और क्या होता है, जो ब्रिटेन की जो फॉर्मर प्रेसिडेंट होती है, एक पॉइंट और लिख लेना इसमें थर्ड, कि जो ब्रिटेन की फॉर्मर कौन होती है, सॉरी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होती है, वो कौन होती है, हमारी फीमेल होती है, MARGARET, मार्गरेट टी हैचर। ये क्या थी, ये एक इकोनॉमिस्ट थी हमारे ब्रिटेन में। क्या थी, ये एक फॉर्मर प्रेसिडेंट, ये एक फॉर्मर प्रेसिडेंट नहीं, सॉरी, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी। कौन थी, मार्गरेट टी हैचर। इन्होंने क्या करा, कैप्ट यूके आउट ऑफ यूरोपियन मार्केट। इन्होंने ना ब्रिटेन, जो कि 2020 में जो है 2020 में जो है एग्जिट हो गया था EU से, यूरोपियन यूनियन से, इन्होंने क्या करा कि जो भी, कि हम यूरोपियन मार्केट में जो है, इन्होंने अपने आप को यूरोपियन मार्केट से दूर रखा, कि यूरोपियन मार्केट के साथ हम अपने कोई भी संबंध जो है नहीं रखेंगे। ये जो ब्रिटेन की फॉर्मर प्रेसिडेंट है, इन्होंने सीधा सीधा बोला, ना तो हम लोग जो है अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनेंगे, और ना ही हम उनके साथ जो है कोई भी व्यापार या कोई भी संबंध जो है हम इनके साथ रखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। अब है हमारा आशियान फ्लैग। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आशियान फ्लैग, द एन स्टॉक ऑफ पैडी राइस रिप्रेजेंट 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बाउंड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडेरिटी। द सर्कल सिंबलाइज द यूनिटी ऑफ आशियान। ये जो 10 स्टॉक ऑफ पैडी राइस है ना, ये क्या दिखाते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की फ्रेंडशिप दिखाते हैं, सॉलिडेरिटी दिखाते हैं। और ये जो सर्कल क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये जो सर्कल है क्या सिंबलाइज कर रहा है, यूनिटी ऑफ आशियन, की आशियन के अंदर क्या है, एकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आशियान के बारे में। आशियान के अंदर, आशियान स्टैब्लिश कैसे हुआ। द आशियान वॉज स्टैब्लिश इन 1967 बाय 5 कंट्रीज ऑफ द रीजन। जब आशियान 1967 में जब स्टैब्लिश हुआ था ना, इसके अंदर से 5 ही कंट्रीज थी। कौन कौन सी थी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। और इन्होंने क्या साइन किया था, बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन, इन्होंने ये साइन करा था। पर ओवर द ईयर्स क्या होता है, इसके अंदर जो है 5 और कंट्रियां ऐड हो जाती है, जैसे कि ब्रूनी, दारुसलाम, वाइतनम, लाओपीडिया, म्यांमार, कैम्बोडिया। इन्होंने भी जो है आशियान को जो है ज्वाइन करा। और अब इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 10। और ये वाला जरूर आता है MCQ में, कि इस आशियान के अंदर इतनी कंट्रीज आती है, इतनी आती है, कितनी आती है, 10 कंट्रीज आती है। ठीक है, अब आशियान बना कब, हमने ये देख लिया। आशियान के फ्लैग के बारे में हमने देख लिया। आशियान कब बना, 1967 में जब बना था, तो 5 ही क्या थी इसके अंदर, कंट्रीज थी। ओवर द ईयर्स इसके अंदर कितनी हो गई, इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आशियान, अब हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव। टू एक्सिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। आशियान का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ बनानी है और सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट करना है। सेकेंड पॉइंट, इसके 2 ही ऑब्जेक्टिव्स है। आशियान के कितने ऑब्जेक्टिव्स है, 2 ही ऑब्जेक्टिव्स है इसके। ठीक है, 2 ही इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स है। टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर्स। ठीक है, ये लोग प्रमोट क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे रीजनल पीस को। और क्या करेंगे, सारा जो भी काम होगा वो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से होगा, यानी कि कानून के हिसाब से होगा। और जो भी यूनाइटेड नेशन में जो भी प्रिंसिपल लिखे गए हैं उसके तहत जो है ये सारा काम जो है करेंगे। ठीक है, अब हम किस में आएंगे, आशियान वे, ये जरूर आता है। आशियान से एक क्वेश्चन आप 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आएगा ही आएगा। इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यूरोपियन यूनियन वाला क्वेश्चन पक्का आएगा, एक आशियान से कोई भी आ सकता है, कि आशियान के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या आशियान के 3 पिलर्स बता दो, या आशियान वे बता दो आप। और ये सारे टॉपिक्स, या आशियान का विजन ऑफ फूड
2020 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आशियान रीजनल फोरम कब बना, इसकी स्टैब्लिशमेंट डेट, ये एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 या 4 मार्कर्स के लिए ये क्वेश्चन आशियान से रिलेटेड 2 या फिर 4 मार्कर में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक यूरोपियन यूनियन का टॉपिक, एक ईयू का टॉपिक कि उसकी क्या क्या इन्फ्लुएंस है, 3 इन्फ्लुएंस पढ़े हैं अभी हमने, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए हम पढ़ते हैं अब आशियान भी। A form of interaction that is informal and non-confrontationist and cooperative। आशियान वे का मतलब क्या है? आशियान वे में इंटरेक्शन किस तरीके से होता है? एक तो इनफॉर्मल होता है, ठीक है, और ये नॉन कन्फ्रंटेशनल, यानी कि आशियान वे में जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब आशियान की कंट्रीज में कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इन 10 के बीच में ना तो कोई लड़ाई झगड़ा होता है, ना तो कुछ होता है, ना कोई आर्म्स फाइट होती है, इनके बीच में क्या होता है? सिर्फ कॉपरेशन होता है, ठीक है। आशियान वे का जो मतलब है वो सिंपल सा मतलब ये है कि उनका जो इंटरेक्शन होता है बहुत इनफॉर्मल होता है, ठीक है, उसमें कोई भी हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं दिखानी, ठीक है, और हमें कोई भी जो है फॉर्मेलिटी नहीं दिखानी, ठीक है, हमें कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं दिखानी, और नॉन कन्फ्रंटेशनल यानी कि इसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं होता, और क्या होता है? सीधा आशियान का ऑपरेटिव होता है। अब हमारा ये टॉपिक है द ARF, यानी कि द आशियान रीजनल फोरम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा कि क्या है? आशियान रीजनल फोरम। और ये कब स्टैब्लिश हुआ ये ज़रूर याद रखिएगा, 1944 में स्टैब्लिश होता है ये। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई जाती है? फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, कि सिक्योरिटी पॉलिसी जो भी बनेगी और जो भी फॉरेन पॉलिसी बनेगी, इसके बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब आशियान विजन ऑफ 2020 सॉरी आशियान विजन ऑफ 2020 was adopted in 1997 by the members of the state of ASEAN। देखो आशियन विजन को अडॉप्ट कब किया गया? आशियान के जो 10 मेंबर्स थे इन्होंने अडॉप्ट करा 1997 में। क्या होता है? टू इंकरेज नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन, की इन्होंने कि हम जो भी 10 मेंबर्स हैं उनके बीच में जो है एक नेगोशिएशन होता है, और ये इंकरेज करते हैं कि हमारे बीच में जो है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और ये जो इसका एक विजन और होता है, ये 3 पॉइंट है। कब इसको हमने अडॉप्ट करा? आशियन विजन को हमने 1997 में अडॉप्ट करा। सेकेंड पॉइंट, टू इंकरेज नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन, कि जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा इनके बीचों में जो भी 10 मेंबर्स है। एंड लास्ट पॉइंट, टू क्रिएट पीसफुल एंड स्टेबल एंड प्रोस्पेरस आशियन कम्युनिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर डेवलपमेंट बाय द ईयर ऑफ 2020, कि 2020 तक जो है या 2020 के बाद भी क्या है? इसका एक ही विजन है, टू क्रिएट पीसफुल एनवायरनमेंट बनाना, एक स्टेबल और प्रोस्पेरस बनाना आशियान की कम्युनिटी को, विद इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, एक सोशल प्रोग्रेस हो इनके वहाँ पे, और कल्चर डेवलपमेंट हो बाय द ईयर 2020, ठीक है। इसी के हमने आज जो है सारे नोट्स जो है पढ़ लिए हैं। ये सिर्फ पार्ट फर्स्ट है हमारा, ये क्या हमारा पार्ट फर्स्ट है। सेकंड पार्ट आएगा अब थर्सडे, आप लोग देखिएगा। अब सेकंड पार्ट आपका सेकंड पार्ट आपका 15 को आ रहा है, आप लोग उसको भी देखिएगा। हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा एक बार ना मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। 15 है ये, सेकंड पार्ट आएगा 15 को, ठीक है। कि ईयू क्या था, इस किस तरीके से बना, कि इसके अंदर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, यूरोपियन यूनियन था, आशियान था, ठीक है। आज सिर्फ हमने नोट्स में इन्हीं 2 के बारे में पढ़ा है, यूरोपियन यूनियन, आशियान। की आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ? अमेरिका ने जो है हेल्प करी फॉर रिवाइविंग यूरोप इकोनॉमी, ठीक है। और ये जो प्लान है किसके नाम पे बनता है? जॉर्ज मार्शल, जो कि यूएसए का क्या था? वो एक एडवाइज़र थे। और जो हमारे यूएसए के 33rd प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे
हैरी ट्रूमैन थे। हैरी ट्रूमैन ने 1949 में जो है एक डॉक्ट्राइन लेके आए थे। वो उसके अंदर, उस ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के अंदर दो बातें क्या थी कि फर्स्ट तो हमारी ये बात थी कि NATO एटो बनेगा, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। सेकंड चीज, न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी बनती है कब, 1949 में। सेकंड चीज क्या थी, ठीक है, और OEEC बनती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन कब बनता है, हमारा 1948 में बनता है, फॉर द कॉपरेशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशूज के लिए। फिर COE बनता है, यानी कि काउंसिल ऑफ यूरोप बनता है, कब बनता है, वो भी 1949 में बनता है, फॉर द पॉलिटिकल कॉपरेशन। फिर जो 6 कंट्रीज होती हैं वो साइन क्या करती है, वो साइन करती है ट्रीटीज ऑफ रोम 25 मार्च को 1957 को, और इसी के तहत क्या स्टैब्लिश होता है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरोपियन एटॉमिक कम्युनिटी। जो हमारा आशियन कह रहे हैं, सॉरी, EU कब बनता है, हमारा 7 फरवरी 1992 को बनता है, फॉर द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ maastricht। इसका क्रिएट क्या होता है भाई, सिंपल, टू क्रिएट अ कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना है, सिंगल करेंसी हो कि पूरे देश की एक ही करेंसी हो। और यूरोपियन यूनियन एक ना, ये यूरोपियन यूनियन एक्टेड एज ए नेशन स्टेट, एक्टेड एज ए सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपियन यूनियन एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो है काम करता है, और यूरोपियन यूनियन एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, ये एक नेशन स्टेट है। ही वॉज ओके, यूरोपियन यूनियन एक्टेड लाइक अ नेशन स्टेट, यूरोपियन यूनियन एक्टेड लाइक अ गवर्नमेंट, यूरोपियन यूनियन एक्टेड लाइक अ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्योंकि यूरोप जो भी, ये पूरा एक यूरोप है, ठीक है, ये पूरा यूरोप है, और जो उसकी कंट्रीज होगी वो क्या होगी, वो यूरोपियन कंट्रीज होगी, और जो यूरोपियन यूनियन होगा वो सारी कंट्रीज को जो है स्टेट्स के तौर पे जो है देखेगा। ये एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बताया था, यूरोप, ये जब शुरू में आया था यूरोपियन यूनियन, ये सिर्फ इकोनॉमिक के कारण आया था, पर धीरे धीरे इसके अंदर इसने अपना पॉलिटिकल रीजंस भी लेके आ गया। फिर यूरोपियन यूनियन के पास अपना सब चीज़ें हैं, फ्लैग है, एंथम है, फाउंडिंग डेट है, करेंसी जो कि 2003 में आई थी इसकी, यूरो, सब चीज़ें हैं इसके पास। लेकिन ये एक ही चीज़ में, एक ही अटेम्प्ट में जो है फेल होता है, इसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सब चीज़ें हैं इसके पास, लेकिन एक चीज़ नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़, इसके पास इसका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। हमने फिर क्या पढ़ा, हमने EU का फ्लैग के बारे में पढ़ा। ये जो 12 जो इसके जो गोल्ड स्टार है, हमको क्या दिखा रहे हैं, ये हमें दिखा रहे हैं इनका ट्रेडिशनल सिंबल, यानी कि परफेक्शनेस, कंप्लीटनेस, यानी और इसका यूनिटी। और ये तो 6 मार्कर्स में आप लिखवा लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये, एंड आशियान से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा 4 या 2 मार्क्स में। इस चैप्टर से ये 2 क्वेश्चन कंफर्म्ड है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हमारा ये चाइना। ये क्वेश्चन जरूर आता है 6 मार्क्स में। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, EU वाला, ये, और एक 4 या फिर 2 मार्क्स में आप कह लो आशियान। ये इस चैप्टर के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ओके। इसको आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। ये आप अपने मिड टर्म के लिए, बोर्ड के लिए, आपके प्री बोर्ड के लिए, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन आप बिल्कुल देखेंगे अपने हर एग्जाम में, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के 3 पार्ट्स, इसके द यूरोपियन यूनियन हैज़ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस है। ये सारे मैंने अभी आपको पढ़ा दिए। इसके सम फैक्ट्स भी बता दिए, कि इसकी लिमिटेशन भी बता दी, इसके चैलेंजेस भी मैंने आपको बता दिए। मैंने आपको अभी ब्रिटेन की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी उनके बारे में बता दिया। मैंने अभी आपको आशियान फ्लैग के बारे में भी बताया, ठीक है। आशियान कब स्टैब्लिश हुआ, शुरू में इसके अंदर 5 मेंबर्स थे, फिर इसके बाद 5 और मेंबर्स आ गए। इन सब के नाम ये ज़रूर आएगा एग्जाम में। इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए मैंने आपको आशियान के, कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो और सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट हो, और टू प्रमोट रीजनल पीस और स्टेबिलिटी ऑन बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल चार्टर्स। आशियान की 3 कम्युनिटी, ओके, ये चीज़ रह गया, एक सेकेंड।
आसियान की 3 कम्युनिटी, ठीक है ये ओके आसियान की कम्युनिटी, 3 पिलर्स ऑफ आसियान कम्युनिटी। फर्स्ट, आसियान पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कम्युनिटी, फर्स्ट। सेकंड, आसियान सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटी, थर्ड, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। कि पहली कम्युनिटी का काम क्या होगा, सिक्योरिटी का, और पॉलिटिकली जो भी कम्युनिटी बनेगी उसका काम होगा। सेकंड कम्युनिटी कौन सी है, सोशल और कल्चर डेवलपमेंट होगा। थर्ड कम्युनिटी क्या है, इकोनॉमिक के बारे में, इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है। फिर हमारा आसियान रीजनल फोरम आता है, established in 1944 in the organization that carries coordination of security and foreign policy, ठीक है। फिर आसियान विजन ऑफ 2020, ये आज सारे टॉपिक्स हमने जो है इस वीडियो में क्या करें, हमने कवर करे हैं, ठीक है।